हमारे सामने पश्चिमी राजनीतिक विचारकों पर कुछ हस्तलिखित नोट्स पड़े हैं और ईमानदारी से कहूं तो ये कमाल के हैं। इनमें दो ऐसे नाम हैं जिनके बारे में हम सबने सुना है, लेकिन शायद इतनी गहराई से नहीं सोचा। प्लेटो और उनके ही शिष्य अरस्तु। ये सिर्फ दो नाम नहीं हैं। ये सोचने के दो बिल्कुल अलग तरीके हैं। एक की नज़र हमेशा आसमान के आदर्शों पर रही, तो दूसरे ने अपने पैर मजबूती से जमीन पर जमाए रखे। और यही टकराव आज भी राजनीति की दुनिया को चला रहा है। बिल्कुल। तो इन नोट्स के जरिए आज हम इसी टकराव को समझने की कोशिश करेंगे। एक आदर्श राज्य कैसा होता है, न्याय का असली मतलब क्या है, और एक अच्छी सरकार सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि असल दुनिया में कैसे काम करती है। चलिए इन दार्शनिकों के विचारों की दुनिया में उतरते हैं। तो शुरुआत करते हैं गुरु से, प्लेटो। नोट्स में उन्हें पहला व्यवस्थित राजनीतिक विचारक कहा गया है, लेकिन एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि उनके गुरु महान सुकरात को एथेंस के लोकतंत्र ने ही मौत की सजा दी थी। ये तो किसी की भी दुनिया हिला देने वाली बात है। हाँ, और ये घटना प्लेटो के पूरे दर्शन का केंद्र बन गई। सोचिए, आपके समय के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को भीड़ का तंत्र मौत के घाट उतार दे। प्लेटो के लिए ये सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं थी, ये एक दार्शनिक समस्या थी। उनका पूरा जीवन इसी सवाल का जवाब खोजने में लग गया कि एक ऐसी व्यवस्था कैसे बनाई जाए जहां ज्ञान का सम्मान हो, न कि उसे सजा दी जाए। और इसी खोज का नतीजा था उनका आदर्श राज्य का विचार, जिसका जिक्र उनकी सबसे मशहूर किताब द रिपब्लिक में है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, आइडियल स्टेट, लेकिन ये है क्या? मतलब जब प्लेटो इसकी बात करते हैं तो उनके दिमाग में कैसी तस्वीर होती है? उनके दिमाग में एक बहुत ही व्यवस्थित और तार्किक तस्वीर है। वो समाज को मानव आत्मा का ही एक बड़ा रूप मानते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे हमारी आत्मा के 3 हिस्से होते हैं, तर्क यानी रीजन, साहस स्पिरिट और इच्छा एपेटाइट, वैसे ही वो समाज को भी 3 वर्गों में बांटते हैं। बिल्कुल। ये दिलचस्प है। नोट्स में इसका पूरा ब्यौरा है। सबसे ऊपर है दार्शनिक राजा, फिलोसोफर किंग्स, यानी वो लोग जिनमें तर्क या ज्ञान, विजडम सबसे ज्यादा है। उनका काम है राज करना। सही। उनके बाद आते हैं सैनिक, सोल्जर्स, जिनमें साहस, करेज का गुण प्रधान होता है, राज्य की रक्षा करना। हाँ, और फिर आता है समाज का सबसे बड़ा हिस्सा, उत्पादक वर्ग, प्रोड्यूसर्स, जो अपनी इच्छाओं पर संयम रखकर समाज की भौतिक जरूरतें पूरी करते हैं। किसान, कारीगर, व्यापारी, ये सब। जी। तो इसका मतलब प्लेटो के लिए न्याय का मतलब अदालतें, जज और वकील नहीं है। ये तो एक तरह की सामाजिक इंजीनियरिंग लगती है, जहां हर कोई अपनी तय की हुई जगह पर फिट हो जाए। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, सामाजिक इंजीनियरिंग। उनके लिए न्याय यही है, जब समाज का हर वर्ग और हर व्यक्ति बिना किसी के काम में दखल दिए अपना काम पूरी ईमानदारी से करे। ये उस दौर के लिए क्रांतिकारी विचार था। नोट्स में उस समय के कुछ और विचारों का भी जिक्र है, जैसे सिफेलस का मानना था कि न्याय अपना कर्ज चुकाना है। अच्छा। या थ्रेसमेकस का, जिनका कहना था कि न्याय हमेशा शक्तिशाली का हित होता है, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, वही। प्लेटो ने कहा नहीं, न्याय बाहर नहीं, इंसान और समाज के अंदर की चीज है, एक संतुलन है। लेकिन इस आदर्श राज्य में सब कुछ इतना आदर्श नहीं लगता। इन नोट्स में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात लिखी है। 20वीं सदी के महान विचारक कार्ल पॉपर ने प्लेटो को खुले समाज का दुश्मन कहा है। एक मिनट, खुले समाज का दुश्मन? ये तो बहुत ही संगीन इल्जाम है। हम तो प्लेटो को महान दार्शनिक मानते हैं, ये दुश्मनी वाली बात कहाँ से आई? ये बात आज भी चौंकाती है ना। हाँ। पॉपर का तर्क ये था कि जब आप एक आदर्श समाज का नक्शा बना देते हैं तो उसमें बदलाव या असहमति की कोई गुंजाइश नहीं बचती। अच्छा। अगर कोई उस आदर्श व्यवस्था पर सवाल उठाए तो उसे आदर्श के दुश्मन के तौर पर देखा जाएगा। यहीं से व्यक्ति की आजादी, बहस और विकास की गुंजाइश खत्म हो जाती है, जो किसी भी खुले समाज की नींव है। प्लेटो का राज्य स्थिर और संपूर्ण है, पर पॉपर के लिए जो चीज स्थिर है वो मृत है। वाह! तो प्लेटो एक तरह से एक ऐसे आर्किटेक्ट थे जिनके पास एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट था और वो चाहते थे कि दुनिया उसी के हिसाब से बने। उनकी कार्यप्रणाली को नोट्स में निगमनात्मक, डिडक्टिव कहा गया है। मतलब वो एक आदर्श विचार से शुरू करके जमीन पर आते हैं। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि उनका ही सबसे होनहार शिष्य अरस्तु इस ब्लूप्रिंट को देखकर शायद कहता, गुरुजी ये कागज पर तो ठीक है, पर असल दुनिया ऐसे नहीं चलती। तो चलिए अब अरस्तु की बात करते हैं। नोट से साफ पता चलता है कि उनका नजरिया कितना जमीनी और व्यावहारिक था। जहां प्लेटो एथेंस के नागरिक थे,
वहीं अरस्तु स्टैगरा से आए एक बाहरी व्यक्ति थे जिसने प्लेटो की अकादमी में 20 साल गुजारे। और उन 20 सालों में उन्होंने सीखा भी बहुत, लेकिन अपने गुरु की परछाई से बाहर निकलकर अपना रास्ता बनाया। जहां प्लेटो एक आदर्श राज्य का सपना देख रहे थे, वहीं अरस्तु ने एक बहुत ही अलग काम किया। नोट्स के मुताबिक उन्होंने अपने समय के 158 संविधानों का अध्ययन किया। 158? वो तो अपने समय के पॉलिटिकल डेटा साइंटिस्ट थे। हाँ, कह सकते हैं। वो ये नहीं पूछ रहे थे कि सबसे अच्छा क्या हो सकता है, बल्कि ये देख रहे थे कि असल में क्या काम करता है। यही उनका सबसे बड़ा योगदान है। उन्होंने राजनीति को दर्शन की ऊंचाइयों से उतारकर एक व्यावहारिक विज्ञान बनाया, और इस सारे विश्लेषण के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि सबसे अच्छी शासन प्रणाली कोई आदर्श प्रणाली नहीं, बल्कि पॉलिटी है, जिसे वो स्वर्ण मध्यमान कहते हैं। हाँ, गोल्डन मीन। यानी अतिवाद से बचो, न अमीरों का राज न गरीबों का, बल्कि एक मजबूत मध्य वर्ग पर आधारित मिला जुला शासन। नोट्स में अरस्तु के राज्य के बारे में 2 बड़ी दिलचस्प बातें लिखी हैं। राज्य मनुष्य से पहले आता है और राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। ये सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है। इंसान पहले आए, फिर उन्होंने मिलकर राज्य बनाया, है ना? हमारे आज के नजरिए से ऐसा ही लगता है, लेकिन अरस्तु के लिए राज्य कोई कॉन्ट्रैक्ट या समझौता नहीं है। ये एक जैविक विकास की तरह है। जैसे एक बीज में पूरा पेड़ बनने की संभावना होती है, वैसे ही एक व्यक्ति में अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने की संभावना होती है, और वो संभावना सिर्फ और सिर्फ एक राज्य या राजनीतिक समाज के अंदर ही पूरी हो सकती है। अच्छा। इसीलिए वो कहते हैं कि राज्य का लक्ष्य सिर्फ लोगों को जिंदा रखना नहीं, बल्कि एक गुणवत्तापूर्ण जीवन, क्वालिटी लाइफ देना है। ये बहुत गहरा विचार है। लेकिन अरस्तु के विचारों में एक ऐसा पहलू भी है जिसे आज पचाना बहुत मुश्किल है। नोट्स में इसका साफ साफ जिक्र है दास्ता, स्लेवरी का उनका समर्थन। हाँ, और ये एक ऐसा विषय है जहां हमें एक विचारक के रूप में अरस्तु की महानता और उनके समय की सीमाओं दोनों को एक साथ देखना पड़ता है। ये पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही मुश्किल होता है। आप उनके तर्क की प्रतिभा देखते हैं और फिर अचानक दास्ता जैसे विषय पर उनके विचार आपको झकझोर देते हैं। उन्होंने दास्ता को यह कहकर सही ठहराया कि कुछ लोग प्राकृतिक रूप से शासन करने के लिए और कुछ शासित होने के लिए बने होते हैं। यह आज के नैतिक मानकों पर बिल्कुल भी खरा नहीं उतरता, लेकिन यह हमें याद दिलाता है कि कोई भी विचारक अपने समय से पूरी तरह अछूता नहीं रह सकता। उनकी व्यावहारिकता की बात पर वापस आते हैं। नोट्स में विद्रोह रोकने के जो सुझाव हैं वे कमाल के हैं, जैसे कानून का सम्मान करना या संविधान में छोटे मोटे बदलावों पर भी नजर रखना। ये तो आज भी किसी भी सरकार के लिए हाउ टू स्टे इन पावर 101 जैसा सकता है। बिल्कुल। और जो उनका तीसरा सुझाव है वो तो आज की राजनीति का केंद्र है, शक्ति और संपत्ति को कुछ ही हाथों में जमा होने से रोकना। सही। अरस्तु 2000 साल पहले ही समझ गए थे कि किसी भी सिस्टम में विद्रोह का सबसे बड़ा कारण असमानता और अन्याय का एहसास है। इसीलिए वो एक मजबूत मध्य वर्ग की वकालत करते थे, क्योंकि वो स्थिरता लाता है। और इसी तरह उनका न्याय का सिद्धांत भी प्लेटो के नैतिक आदर्श ज्यादा व्यवहारक और कानूनी लगता है। उन्होंने अनुपातिक न्याय की बात की। हाँ, उनका कहना था कि न्याय का मतलब सबको बराबर देना नहीं, बल्कि सबको उनकी योग्यता और योगदान के अनुपात में देना है। इसे उन्होंने वितरणात्मक न्याय कहा, मतलब राज्य जो भी सम्मान या पैसा बांटेगा वो लोगों की काबिलियत के हिसाब से बांटेगा। और दूसरा था संशोधनात्मक न्याय, रेक्टिफिकेटरी जस्टिस, जिसका काम था लोगों के आपसी लेनदेन में हुए अन्याय को ठीक करना। ये ज्यादातर आज के सिविल और क्रिमिनल लॉ जैसा है। संपत्ति के मामले में भी वो अपने गुरु से पूरी तरह असहमत थे। प्लेटो चाहते थे कि शासक वर्ग के पास कोई निजी संपत्ति ना हो ताकि वो भ्रष्ट ना हो, लेकिन अरस्तु ने इसका विरोध किया। और उनका तर्क बहुत मनोवैज्ञानिक था। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत स्वामित्व और सामान्य उपयोग, मतलब इंडिविजुअल ओनरशिप, कॉमन यूज का सिद्धांत सबसे अच्छा है। उनका मानना था कि जिस चीज को सब ओन करते हैं उसकी परवाह कोई नहीं करता। जब इंसान किसी चीज को मेरा कहता है तो वो उसकी बेहतर देखभाल करता है। इससे आत्मसम्मान और समाज के प्रति उदारता भी बढ़ती है। तो अगर हम इन दोनों की तुलना करें तो ऐसा लगता है जैसे एक डॉक्टर ये खोजने में लगा है कि एक अमर परफेक्ट इंसान कैसे बनाया जाए, जबकि दूसरा डॉक्टर ये कह रहा है कि पहले हमारे पास जो मरीज है उनका सबसे अच्छा इलाज कैसे किया जाए। क्या बेहतरीन एनालॉग है। बिल्कुल यही अंतर है। प्लेटो एक क्रांतिकारी आदर्शवादी हैं जो दुनिया को नए सिरे से गढ़ना चाहते हैं। अरस्तु एक सुधारवादी यथार्थवादी हैं जो मौजूदा दुनिया को ही बेहतर बनाना चाहते हैं। उनकी कार्यप्रणाली में भी यही फर्क दिखता है। हाँ, प्लेटो ऊपर से नीचे, डिडक्टिव,
सोचते हैं, अरस्तु नीचे से ऊपर, इंडक्टिव। और उनके अंतिम लक्ष्य भी अलग है। प्लेटो के लिए सब कुछ एक आदर्श न्याय की स्थापना के लिए है, एक ऐसी निखूट व्यवस्था जहां सब कुछ अपनी सही जगह पर हो। जबकि अरस्तु के लिए लक्ष्य ज्यादा मानवीय है, नागरिकों के लिए एक गुणवत्तापूर्ण जीवन। उनके लिए सबसे अच्छा राज्य वो नहीं जो सैद्धांतिक रूप से आदर्श हो, बल्कि वो जो व्यावहारिक रूप से स्थिर और संभव हो। इसीलिए उन्होंने सरकारों का इतना विस्तृत वर्गीकरण किया, कौन सी सरकार अच्छी है और जब वो बिगड़ जाती है तो उसका क्या रूप हो जाता है। जैसे अच्छी राजशाही बिगड़कर तानाशाही बन जाती है। नागरिकता की परिभाषा पर भी उनका मतभेद था। अरस्तु की परिभाषा तो आज के हिसाब से बहुत ही सीमित लगती है। सिर्फ संपत्ति वाले वयस्क पुरुष जो शासन में हिस्सा लेते हैं, महिलाएं, दास, मजदूर सब बाहर। हाँ, ये उनके समय की एक और सीमा थी, लेकिन उन्होंने कम से कम नागरिकता की एक व्यावहारिक परिभाषा देने की कोशिश की जो प्लेटो के आदर्श राज्यों में उतनी स्पष्ट नहीं थी। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे प्लेटो एक ऐसे आदर्श राज्य का सपना देख रहे थे जहां तर्क और ज्ञान का शासन हो और दार्शनिक ही राजा हो। और दूसरी तरफ अरस्तु ने एक व्यवहारिक, स्थिर और कानून पर आधारित शासन की नींव रखी जो संतुलन और मध्य मार्ग पर चलता हो। एक ने राजनीति को दर्शन बनाया तो दूसरे ने उसे विज्ञान। और कमाल की बात यह है कि इन हजारों साल पुराने विचारों की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। न्याय, समानता, नागरिकता, कानून का राज, ये सारी बहसें आज भी कहीं न कहीं प्लेटो और अरस्तु के बीच ही चल रही हैं। सही बात है। जब भी कोई नेता एक परफेक्ट समाज बनाने का वादा करता है तो उसमें प्लेटो की झलक होती है, और जब कोई सुधार और स्थिरता की बात करता है तो वो अरस्तु के रास्ते पर चल रहा होता है। ये दोनों विचार हमेशा हमारे साथ रहेंगे। इन नोट्स के आखिर में एक और नाम लिखा है और वो है मैकियावेली, और उनके नाम के आगे लिखा है इटली। इन यूनानी दार्शनिकों के बाद जब हम मैकियावेली का नाम पढ़ते हैं तो एक पूरा गियर शिफ्ट महसूस होता है। न्याय, नैतिकता और सद्गुणों की दुनिया से निकलकर हम कहाँ जा रहे थे। मैकियावेली ने राज्य, शक्ति और नैतिकता के बारे में ऐसा क्या कहा होगा जो उन्हें आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक बना देता है। ये एक अलग ही पड़ताल का विषय है।